नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं बोट मास्टर सेंडर का लेजर मैनेजमेंट एंड पेमेंट रिमाइंडर कैसे काम करता है और इसका जो लोकल एड ऑन है वो आपके पीसी में आपको कैसे इंस्टॉल करना है उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे एड ऑन सेक्शन में। यहाँ पे रिमाइंडर के बारे में हमने कुछ ओवरव्यू दिया हुआ है। इसके बाद में फर्स्ट स्टेप जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है इंस्टॉल नोट से। तो सबसे पहले नोट 18 वर्जन जो या 18 अबव कोई भी वर्जन आपकी पीसी में इंस्टॉल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से इस बटन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लिया। ये जो ऊपर वाली EXE मैंने यहाँ से डाउनलोड की और इसको बस यहाँ से नेक्स्ट, आई एक्सेप्टेड, नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। और कुछ डिपेंडेंसी इंस्टॉल होती है नोट के साथ में, तो मैंने इसको यहाँ पे यस कर दिया और उसके बाद में इसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर दिया। अंडर 1 मिनट जो है नोड इंस्टॉल हो जाता है। यहाँ पे आपने इसको जैसे इसको फिनिश करेंगे, फिनिश करने के बाद में ना ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने के लिए ये वाला ब्लैक विंडो शो होगा। तो कोई भी एनी की प्रेस टू कंटिन्यू, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी जैसे ए प्रेस कर दिया, दोबारा मैंने ए प्रेस कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली जो है शेल ओपन हो गया। अब इसको आप यहाँ से मिनिमाइज कर दीजिए। इसमें लगभग 2 मिनट का समय लगता है, लेकिन इसको ओपन रखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका इस स्टेप में कंप्लीटली जो है नोड हमारा इंस्टॉल हो गया है। देन हम आते हैं यहाँ पे सेकेंड स्टेप में। नोड इंस्टॉल होने के बाद में आपको यह यहाँ से एड ऑन डाउनलोड करना है। मैंने यहाँ से एक एड ऑन डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद में आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है सी ड्राइव में। आप किसी भी नाम से कर सकते हैं जिससे आपको इजीली ये आइडिया हो जाए कि ये जो है पेमेंट रिमाइंडर का ही एड ऑन है। तो मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, BMS पेमेंट। मैंने ये एक फ़ोल्डर बनाया। अब इस फोल्डर के अंदर ये जो डाउनलोड हुई है हमारा, ये वाला जिप जो डाउनलोड हुआ है ये वाला, ठीक है, ये फाइलें वहाँ पे आपको सारी पेस्ट कर देनी है। तो अगर मैं यहाँ पे अपने डाउनलोड में जाता हूँ, आप इसको एक तो ये भी कर सकते हैं कि आप इसको विनरार में ओपन कर लें, ओपन विथ विनरार, और यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे सारी फाइल उस फोल्डर के अंदर। जैसे मैं साइड बाय साइड यहाँ पे विनरार ओपन कर लेता हूँ और यहाँ साइड बाय साइड में वो फोल्डर ओपन कर लेता हूँ जो फोल्डर मैंने अभी बनाया था। मैंने बनाया था BMS पेमेंट के नाम से, ये वाला। मैंने क्या करा, यहाँ पे Ctrl+A किया एंड देन ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो जितनी भी ये जो एडॉन्स की फाइल थी ये मेरे इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे आ गई। अभी विनरार का काम खत्म हो गया, इसको बंद कर देते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे स्टेप जो नेक्स्ट है उसको चेक कर लेता हूँ मैं। ये फोल्डर के अंदर हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी सारी फाइल। अब इसके अंदर हमें ओपन करना है CMD प्रॉम्प्ट और कुछ डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है। तो मैं वापस आ जाता हूँ इस फोल्डर में। आप किसी भी फोल्डर की लोकेशन पे अगर आपको CMD प्रॉम्प्ट ओपन करनी है तो यहाँ ऊपर एड्रेस बार में यहाँ पे जैसे आप लिखेंगे CMD एंड हिट इंटर करेंगे तो जो प्रॉम्प्ट ओपन होगी ना, CMD प्रॉम्प्ट का जो पैनल ओपन होगा वो देखिए C ड्राइव फोल्डर के अंदर ओपन हो गया। अब यहाँ पे कुछ जो डिपेंडेंसी है इसको रन करने के लिए सबसे पहले तो npm इंस्टॉल। तो एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ किया npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल के बाद में ये 3 4 5 कमांड है। उसके बाद में आपको PM2 इंस्टॉल करना है, क्योंकि जो सेटअप है वो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में भी चलेगा और मॉर्निंग में जैसे ही आप सिस्टम ऑन करते हैं तो सेटअप अपने आप रन हो जाएगा। इसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा PM2। अब मैंने इसको कॉपी किया, PM2 इंस्टॉल। PM2 के बाद में PM2 स्टार्टअप, PM2 स्टार्टअप, एंड PM2 स्टार्टअप इंस्टॉल। उसके बाद में आपको सर्वर रन करना है। जो लोकल साइड है उसका सर्वर आपको वन टाइम स्टार्ट करना है, PM2 स्टार्ट server.js, PM2 स्टार्ट server.js। ओके, नाउ हमारा सर्वर जो है ऑनलाइन हो गया, यानी जो एड ऑन है वो बैकग्राउंड में ऑनलाइन हो गया। उसके बाद में हमने इसको कर दिया PM2 सेव फोर्स। इसका मतलब ये हुआ PM2 सेव, यानी कि अब ये जो सर्वर है हमारा ये PM2 के एनवायरनमेंट में सेव हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी सिस्टम हमारा रिबूट होगा ये ऑटोमेटिकली टर्न हो जाएगा। इसके बाद में हमें यहाँ पे थोड़ा सा
डाउन 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 जाना है। अभी क्या होता है ना कि बीजी के लेटेस्ट एडिशन में कुछ एरर मैंने फेस की है कि ये जो दो DLL फाइल है, जो BG7 हो गया या SND हो गई, ये दोनों फाइल जो है ना इन्वायरमेंट में प्रॉपर लोड नहीं हो पाती है। तो आपको क्या करना है कि ये और ये दोनों बीजी के फोल्डर में फाइंड आउट करनी है दोनों DLL, और वहाँ से दोनों DLL कॉपी करके आपको विंडोज़ फोल्डर के अंदर पेस्ट करना है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, फिर बाद में मैं गया BGWin फोल्डर, एक है BG7.dll, दिस वन, और सेकेंड जो DLL है वो send.ry, ये दोनों जो DLL है इनको आपने यहाँ से सिंपली बस कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आपको जाना है C ड्राइव, फिर जाना है आपको विंडोज़ फोल्डर, और विंडोज़ फोल्डर में यहाँ पर पेस्ट कर देना है। मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है तो वो शायद रिप्लेस का ऑप्शन दे मुझे। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे पेस्ट हो गई। पेस्ट होने के बाद में आपको दोबारा जाना है डॉक्यूमेंटेशन वाली विंडोज़ पे, इस पे, और यहाँ पे आपको ये जो पेस्ट हो जाती है उसके बाद में आपको जाना है स्टेप नंबर 6। आपको अब बिजी की जो कंपनी है या जिस कंपनी का जो डेटा है या जिस कंपनी का जो लेजर्स हैं वो आपको फ़ोन के अंदर कहीं भी किसी भी लोकेशन पर देखना है, उसके लिए आपको उसको कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए आपको ये जाना है HTTP सर्वर पे। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, जो मोड रहेगा वो प्रोडक्शन रहेगा। उसके बाद में आपको DB का मोड सेलेक्ट करना है कि आपका जो DB है वो किस मोड में। अगर आप एक्सेस सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं करना है कि जहाँ पे आपका BG इंस्टॉल है, जैसा मेरी कंडीशन में जो BG इंस्टॉल है वो C ड्राइव में है यहाँ पे। और BG का पाथ कैसे पता करना है कि BG कहाँ पे इंस्टॉल है, डायरेक्टली आप अगर किसी भी जैसे ये BG का आइकन है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी के अंदर जाता हूँ, तो ये यहाँ मुझे मिल गया। डायरेक्टली ये कॉपी यहाँ से ये पाथ यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है। और दूसरी बात में सर्वर इन्फॉर्मेशन, अगर आपका एक्सेस डेटाबेस है तो MS SQL की जो दोनों हैं यहाँ पे आपको कुछ भी कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं पे है। उसके बाद में कंपनी कोड यानी मुझे कौन सी जो बिजी की कंपनी है उसका पेमेंट रिमाइंडर चाहिए। तो मैंने एक यहाँ पे कंपनी ओपन कर रखी है, कंपनी कोड है COM0001। तो कॉम में C कैपिटल है तो COM0001। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मान लो ये जैसा कैपिटल हो स्मॉल हो, एज इट इज़ लिखना है, जैसा वहाँ पे है वैसा यहाँ पे लिखना है। इसके बाद में अगर आपके पास मल्टीपल कंपनी है तो आपने यहाँ पे कॉमा लगाया और आपने यहाँ पे उसका कोड लिख दिया। जितनी कंपनी है 2 4 5 10 जितनी भी हो, आपको बस कोमा लगा के उसको यहाँ पे टाइप कर देना। मेरे पास यहाँ पे एक ही कंपनी है तो मैं जो सेकंड कंपनी है इसको हटा देता हूँ। तीसरी बात आती है यहाँ पे, ये आता है बिजी डाटा पाथ। अगर डाटा पाथ आपका बिजी का डेटा कहाँ पे रखा हुआ है, मेरा जो बिजी का डेटा है वो तो अभी मैंने लिया हुआ है एक्सेस, तो मुझे ये पाथ करेक्टली देना है जहाँ पे डेटा रखा हुआ, यानी जहाँ पे ये कॉम नाम के जिसमें फोल्डर होंगे। तो बिजी में हम इजीली पता चल जाता है जब हम एक्सेस मोड में बिजी को ओपन करते हैं। मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। अगर हम जाते हैं सेट डाटा डायरेक्टरी, बस ये यहाँ से कॉपी करना है पाथ और ये पाथ यहाँ पे डाल देना है। अगर आपका एक्सेस मोड है तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका जो मोड है वो मोड रहेगा आपका MS SQL, तो MS SQL में बिजी का पाथ तो आपको देना ही देना है, लेकिन ये जो दो रिक्वायरमेंट है ये भी आपको देनी है। तो ये कहाँ मिलेगी, या ये मिलेगी आपको BGWin फोल्डर के अंदर। तो हम चले गए यहाँ पे BGWin फोल्डर के नीचे अगर हम आते हैं तो हमें एक फोल्डर मिलता है सिस्टम फोल्डर के अंदर जो बिजी हैं वो सर्वर की जो इन्फॉर्मेशन है वो server.txt में सेव करके रखता है। तो जैसे ही आप server.txt ओपन करेंगे तो यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो पहला तो ये है, ये आपने यहाँ पे सर्वर नेम को कॉपी किया और आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे इसको सर्वर नेम को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सेकेंड थिंग है पासवर्ड। तो जो पासवर्ड है वो भी इसी फाइल के अंदर, जैसे मेरी कंडीशन में जो पासवर्ड है वो BG@123 है, ये मैंने कॉपी किया और ये कॉपी करके मैंने यहाँ पे सब पासवर्ड पेस्ट कर दिया। बस ये
MS SQL मोड में आपको ये दोनों चीज़ें डालनी है, क्योंकि फिर पाथ तो आपको डेटा का डालना नहीं है, क्योंकि इसी से जो डेटा पाथ है वो मिल जाता है। ठीक है, इनवाइस के फॉर्मेट के नेम में अभी इनवाइस मैनेजमेंट इसमें अभी अंडर बीटा में है, तो यहाँ कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन पहले इसलिए दे दी कि हर जगह फिर सेटअप अपडेट करने का टेंशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर, ये भी अंडर बीटा में है। ये व्हाट्सअप नंबर यानी जो सारी टेस्टिंग है वो किस नंबर पे हो, तो इसको भी अभी के लिए आप ये दोनों चीज़ों को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। जब इसकी अपडेट आएगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद में आपको डालना है ऑथ टोकन। ऑथ टोकन जो है वो आपको मिलेगा बोट मास्टर सेंडर के पोर्टल पर। तो मैं चला जाता हूँ बोट मास्टर सेंडर को लॉगिन कर लेता हूँ। ये मैंने बोट मास्टर सेंडर का पोर्टल ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको जाना है डेवलपर टैब में। अब डेवलपर टैब में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो मैं यहाँ पे आपको एक न्यू टेक्स्ट फाइल में बता देता हूँ। होता क्या है कि जो हमारा पुराना वाला जो टोकन था ना वो इस टाइप से था। ठीक है, यानी हमारे जो पुराने वाले टोकन में यहाँ पे पाइप था। अगर आपके टोकन के अंदर यहाँ पे आपको पाइप दिखता है, यहाँ पे अगर आपको पाइप दिखता है तो आप यहाँ से रीजनरेट कर लीजिए इस टोकन को, और बिजी में भी उसको चेंज कर दीजिए। क्योंकि जो पेमेंट रिमाइंडर है वो विंडोज़ के लोकल इन्वायरमेंट में काम करता है, और जो पाइप है वो जो विंडोज़ का लोकल इन्वायरमेंट है वो उसको ले नहीं पाता, एरर फेस कर रहा था, तो फिर हमने इसको हटा दिया। नए जो टोकन जनरेट हो रहे हैं वो इसी प्रकार से हो रहे हैं, लेकिन जो पुराने जो जितने भी जो टोकन हैं उसके अंदर आपको ये पाई देखने को मिलेगा। तो जहाँ भी आपको अगर पाई देखने को मिले तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, टोकन को यहाँ से रीजनरेट कर देना। आप जैसे ही टोकन यहाँ से रीजनरेट करेंगे जो पाई है वो चेंज हो जाएगा, वो डैश हो जाएगा, ये पूरा टोकन ही चेंज हो जाएगा। तो अभी मैं ये टोकन कॉपी कर लेता हूँ और इस टोकन को मुझे डालना है यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे मैंने अपना सेंडर आईडी डाल दिया। अगर सेंडर आईडी आपको याद नहीं है कि आपने कॉन्फ़िगरेशन में क्या डाला हुआ है, तो आप अगर यहाँ पे सेशन में जाएंगे तो ये जो सेंडर आईडी है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। रिसीवर आईडी जो कि मैंने बोला था कि ये सब टेस्टिंग इन्वायरमेंट के लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं। टाइम डिवीजन आपको यहाँ पे 10 सेलेक्ट कर देना है कि एवरी जो 10 मिनट्स के अंदर जो है वो डेटा आपका सिंक होता रहे। फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है उसके लास्ट 2 डिजिट, यानी अभी अगर 2024 चल रहा है तो मैंने डाल दिया 24। और लेजर स्टार्ट डेट, यानी कि जो भी लेजर है आपका पेमेंट रिमाइंडर में भी लेजर जाएगा। उसके बाद में आपका वो मोबाइल में भी आप जो लेजर देखेंगे तो वो कितनी डेट से आपको दिखे, मतलब तो मैंने यहाँ पे सिंपली जो हमारा होता है फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट वो 1/4/2024 से होता है, तो ये बाय डिफॉल्ट लिया हुआ है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल ईयर और कहीं से अगर कैसे भी मैनेज करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर की जो भी आप स्टार्टिंग डेट है वो यहाँ डाल सकते हो, जहाँ से भी आपको लेजर की रिक्वायरमेंट है वो डेट आप यहाँ पर डाल देंगे। ये इतनी सी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये इसकी होती है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कर देना है ये अपडेट। अपडेट करने के बाद में हम वापस जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन में। सॉरी, ये यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन खुला हुआ है। डॉक्यूमेंटेशन में आप यहाँ पे सीधे जाएंगे तो सब उसके बाद में जो सेम कंपनी है वो आपको बोट मास्टर सेंडर से लिंक करनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरी जो कंपनी कोड है, ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ BMS में। BMS में यहाँ मुझे एक ऑप्शन मिलता है मैप कंपनी। मैंने यहाँ पे ये कंपनी कोड डाला एंड देन सेव कर दिया। सेम टू सेम डालना है। अब ये क्या होगा कि इस कंपनी का जो इन्वायरमेंट, जितनी कंपनी हो आपकी 2 4 5 कंपनी भी हो, तो सारे कंपनी कोड डाल के आप यहाँ से इसको सेव कर देंगे। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद में आपको रन करना है PM2 रीस्टार्ट ऑल, क्योंकि जब फ्रेश एड ऑन इंस्टॉल हुआ था उस टाइम पे जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो प्रॉपर थी नहीं। तो जैसे ही आप इसको एक बार इसको डालेंगे, इसके बाद दोबारा इस टर्मिनल की आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। और अगर आपको लॉग देखना है तो PM2 लॉग। अब क्योंकि मैंने 10 मिनट डाला हुआ है तो एड ऑन जो है ना वो एवरी 10 मिनट के इंटरवल में चलेगा। ठीक है, अब ऐसे टाइम पे अगर आपको थोड़ी सी प्रोसेस को फास्ट करना है कि जो डेटा है वो जो वन टाइम है वो तो मेरा जब आप डेमो दे रहे हैं या फिर आप डेमो ले रहे हैं तो उस टाइम क्या होता है कि वो 10 मिनट का वेटिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है। उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको तो बंद ही रहने देना है। आपको जाना है C ड्राइव में, जो आपने फोल्डर बनाया था, मैंने ये वाला फोल्डर बनाया था, और इसके बाद में ये वाली जो EXE है, ये वाली, इस वाली EXE को आपको ऐसे रन कर देना है।
कुछ नहीं। तो होगा क्या कि वो इन्वायरमेंट में भी हर 10 मिनट में यही EXE रन होती है, तो आप इस EXE को अगर वैसे भी रन कर लेंगे डायरेक्टली तो वो जो 10 मिनट का जो वेटिंग टाइम है वो बच जाएगा। स्टार्ट में जो 1 टाइम है वो उसी टाइम पे जो है डेटा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसको रन करने के बाद में ये थोड़ी देर में रन होगी और ये रन होने के बाद में ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे बोट मास्टर सेंटर में। सबसे पहले जो लेजर हैं, जब भी आपको कभी कोई लेजर देखना हो तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये लेजर है, ये आप फ़ोन के अंदर भी बोट मास्टर सेंटर को लॉगिन करके देख सकते हैं। जब भी आप लेजर देखेंगे मेक श्योर आपको ना यहाँ पे लास्ट स्कैन डेट दिखेगी। जैसे कि ये जो डेटा है वो मेरा 10/11/2024 को 9:57 पर स्कैन हुआ था। तो ये जो डेट है ना, एवरी 10 मिनट में, अगर होता क्या है ना, कभी कभी हो सकता है आपका पीसी बंद है या फिर आपने इंटरनेट उसमें कनेक्ट नहीं किया हुआ है, और जब इंटरनेट नहीं कनेक्ट होगा आपने कुछ डेटा एंट्री कर ली, तो आपको ये पता रहे कि भाई जो लास्ट डेटा है वो कब तक का है, तो ये यहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई लेजर देखना है तो आप ये जैसे यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो लेजर है ये कम्प्लीटली यहाँ पे शो हो रहा है। जो मैंने ये कंपनी यहाँ पे टेस्ट की बनाई हुई है उसका ये जो लेजर है ये। अब आप कोई लेजर आपको सडनली उसी टाइम कोई पार्टी मांगती है कि आप मेरा लेजर भेज दो और सिस्टम पे अवेलेबल भी नहीं है, तो आप इस वाले अगर बटन पे ये जो एक आइकन बना हुआ है सेंड वाला, इस पे आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इस पार्टी को ऑटोमेटिकली जो है लेजर सेंड कर देगा। इस पार्टी को उसने ऑटोमेटिक जो है लेजर यहाँ पे सेंड कर दिया है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो ये जो लेजर है ये यहाँ पे इसने अपने आप सेंड कर दिया। तो जब भी आपको कोई अगर लेजर सेंड करना हो तो आप यहाँ लेजर में जाएं, यहाँ कंपनी चूज़ करें, जितनी भी आपकी मल्टीपल कंपनी सबकी लिस्टिंग आ जाएगी, और आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो जो लेजर है ऑटोमेटिकली कस्टमर को व्हाट्सएप पे चला जाएगा। अब ये काम कैसे करता है, ये काम ऐसे करता है कि कोई भी जो कस्टमर है, मैं यहाँ पे टेस्टिंग कंपनी के अंदर दिखा देता हूँ। मैंने शायद यही एक बनाया हुआ है लेजर। तो ये काम ऐसे करता है कि मोबाइल नंबर जो है ये व्हाट्सअप नंबर, ये जो व्हाट्सअप नंबर वाला कॉलम है, इस मोबाइल नंबर से मतलब हमारे एड ऑन को भी कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन आप बीजी से SMS जो भी भेजते हो शायद बीजी जो है यहाँ से पिक करता है, लेकिन हम लोग यहीं से पिक करते हैं। यानी कि आपके उतने ही लेजर का डेटा आप मैनेज कर पाएंगे जिसमें यहाँ मोबाइल नंबर होगा। अगर यहाँ पे किसी लेजर के अंदर अगर ब्लैंक होगा, व्हाट्सअप नंबर में कोई एंट्री नहीं होगी, तो वो डेटा अपलोड ही नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है, आप अगर एक नंबर में उसकी 10 पार्टी बनी हुई तो आप 10 बार डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो 10 बार लेजर शो होगा, लेकिन मेक श्योर जो व्हाट्सअप नंबर है वो यहाँ पे होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं, ये चीज़ हो गई कि जो लेजर हैं वो आप यहाँ से उस लेजर का व्यू देख सकते हैं और यहाँ से कस्टमर को डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं पार्टी नेम से, और ये यहाँ पे आपको जो है कंपनी का नेम यहाँ पे शो कर रहा है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आप पेमेंट रिमाइंडर का जो सेटअप है वो आपको कैसे करना है। तो आपको यहाँ पे आना है पेमेंट रिमाइंडर के अंदर, यहाँ पे आ रहा है रिमाइंडर क्रिएट का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आपने कंपनी चूज़ कर ली, किस कंपनी में आपको भेजना है। यहाँ आपने कर लिया कि आपको कौन सी जो है पार्टी लेनी है। तो मैंने यहाँ सबसे सॉरी ग्रुप लेना है, तो मैंने यहाँ सन्ड्री डेप्टर ले लिया। मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि जो वो पार्टी थी यहाँ बीजी में, हाँ ये सन्ड्री डेप्टर में, तो ये मैंने मैंने यहाँ पे सन्ड्री डेप्टर ले लिया। और पेमेंट रिमाइंडर की कंडीशन के अंदर जैसे मुझे कुछ भी यहाँ पे याददाश्त के लिए लिखना है, टेस्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कुछ उसका लॉन्ग टेक्स्ट लिखना है रिमाइंडर के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्ट रिमाइंडर, ठीक है। अब एक प्रोविजन हमने दिया हुआ है टेस्ट मोड। टेस्ट मोड का मतलब ये होता है कि आप अगर पहली बार रिमाइंडर कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो आप ये देखना चाहते हैं कि भाई जो पार्टी को है वो रिमाइंडर कैसा जाएगा, मतलब जो पार्टी रिसीव होगा। तो आप कुछ नहीं करिए, यहाँ पे यस करिए और यहाँ पे कोई भी अल्टरनेटिव नंबर डाल दीजिए। सपोज करिए कि मेरा 700007 मैंने इसमें स्कैन किया हुआ है, तो मैंने अपना दूसरा नंबर डाल दिया। इससे क्या होगा कि जितने भी रिमाइंडर आएंगे वो रिमाइंडर कस्टमर को ना जाते हुए वो सारे रिमाइंडर आपको आएंगे उस टाइम पे। उसके बाद में यहाँ पर है मिनिमम बैलेंस, तो मैंने यहाँ पे मान लो डाल दिया 10 रुपये। तो होगा क्या कि 10 रुपये से ऊपर वाले को रिमाइंडर सेंड होगा और 10 रुपये से नीचे वाले को जो है रिमाइंडर नहीं सेंड होगा। ये जो है ये कंडीशन सिर्फ ड्यू डेट में काम करती है, तो वो मैं अभी इसके बाद वाला जो सेटअप करूंगा ये मैं अभी लेजर के लिए सेटअप कर रहा हूँ। आपने फ्रीक्वेंसी ले ली कि आपको
जो रिमाइंडर है वो कब सेट करना है, डेली करना है, वीकली करना है या मंथली करना है। मैं डेली करना है। डेली की कंडीशन के अंदर मैंने अभी यहाँ पे एक टाइम डाल दिया। टाइम अभी हो रहा है 10:02, तो मैंने ले लिया यहाँ पे 10:04। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया लेजर और इस कॉन्फ़िगरेशन को मैंने यहाँ से सेव कर दिया। जो रिमाइंडर से वो हर 5 मिनट के अंदर ये चेक करता है। तो अगर 34 का भी होगा, जैसे 4 मिनट का मैंने डाला है, तो ये 10:05 के बाद में उसको शूट कर देगा। तो हर एवरी 5 मिनट के अंदर चेक करेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने रिमाइंडर में डाला है 10:04 पे, तो 10:04 पर ही जाएगा, नहीं जाएगा। वो जाएगा या तो 10:05 पे, 6 मिनट, 7 मिनट पे, यानी 10:05 पे उधर जाएगा। लेकिन जैसे वैसे आपने कोई 8 मिनट का डाला हुआ है, 10:08 का, तो वो जाएगा 10:10 के बाद में, या तो वो 10:11 पे, 12 मिनट, क्योंकि वो एवरी 5 मिनट का पूरा लूप चेक करता है, देन जो पेमेंट रिमाइंडर है वो सेंड करता है। अभी तो मैंने ये कर दिया लेजर की कंडीशन में। अब मैंने यहाँ पे दोबारा रिमाइंडर सेट किया। मैंने सेम कंपनी ले ली, मैं सैन रिडेप्टर ग्रुप ले लेता हूँ वापस। यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ मैं, टेस्ट, और टेस्टिंग मोड में यहाँ पर रन नहीं रखता हूँ, मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैं आप सपोज करिए कि कोई जो बिल है वो ड्यू होने वाला है, कस्टमर का आज ड्यू होने वाला है। अब मैं चाहता हूँ कि उसको एक दिन पहले रिमाइंडर चला जाए। तो मैंने यहाँ पे एक दिन पहले ले लिया। मैंने यहाँ डेली ले लिया। डेली लेने के बाद में मैंने यहाँ पे कोई सा टाइम डाल दिया। तो इस बार मैं जो है 8 मिनट डाल देता हूँ इसका, और मैंने यहाँ पे ले लिया बिल बाय बिल, और देन इसको सेव कर दिया। तो पहले वाले जो मेरा इस रिमाइंडर है, इसमें मेरे लेजर चले जाएंगे, और दूसरे वाले जो रिमाइंडर है उसमें मेरा बिल बाय बिल जो है ऑटोमेटिक चला जाएगा। ये मतलब इस बार मैंने बड़ी टेस्टिंग की है लंबी, लगभग मैं 1 से 1.5 महीने से इसको खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, और कुछ पार्टियाँ यूज़ कर रही है। रिजल्ट जो है वो 100% और बहुत बेटर रिजल्ट है, यानी एक्यूरेसी भी बहुत बढ़िया है। उसके बाद में एड ऑन भी जो है लगभग 10-15 पार्टी पे मैंने रेगुलर सारे जो बग्स है वो लगभग फिक्स कर दिए हैं। तो कोई वो शिकायत नहीं है कि सर आपका जो सिस्टम रिस्टार्ट होता है उस टाइम हमारा जो सॉरी वो एड ऑन स्टार्ट होता है, नहीं होता है, डेटा में कुछ एरर, कुछ नहीं। सिर्फ एक कंडीशन है जहां फेलियर आने के चांस है, या तो आप अपना MS SQL का पासवर्ड चेंज कर देते हैं, तो आपको एड ऑन में जाके भी पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, या फिर आप डाटा डायरेक्टरी चेंज करते हैं। सपोज करिए कि आपका ई ड्राइव के अंदर डेटा रखा हुआ था और आपने डी ड्राइव में डेटा रख दिया। ये सारी चीज़ों के अंदर फेलियर देखने को मिला है, और वो तो मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि एड ऑन के पास में वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। बाकी तो कोई भी मतलब एरर अभी तक देखने को उसमें नहीं मिला है। तो हम वेट कर लेते हैं 1-8 मिनट का। उसके बाद में मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो रिमाइंडर थे वो कैसे आएंगे, क्योंकि मैंने यही वाला नंबर डाला हुआ है, तो जो रिमाइंडर है वो यहीं पे आएंगे। ये जो दोनों रिमाइंडर है ये यहाँ पे आ गए हैं। इस प्रकार से जो है रिमाइंडर सेंड हो जाएगा। तो अभी जो इसमें बोटमास्टर सेंडर में आपको फीचर मिल जाता है, वो एक मिल जाता है कि आपका जो है वो लेजर मैनेजमेंट हो जाता है, और एक पेमेंट रिमाइंडर जो है चल जाता है। तीसरा जो है वो अंडर टेस्टिंग हम लोग काम कर रहे हैं, वो बोट तो मिल ही जाता है, चैट बोट तो आपको मिलता ही मिलता है, लेकिन ERP जो चैट बोट है वो भी आपको इसमें मिल जाता है। तो मैं ERP चैट बोट में जो है वो बटन वाला चैट बोट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी iOS के इन्वायरमेंट में तो बढ़िया चल रहा है वो, लेकिन अभी एंड्रॉयड में उस पर काम करना बाकी है। तो ये पेमेंट रिमाइंडर की कॉन्फ़िगरेशन अभी इतनी ही है। बाकी एक चीज़ और क्वेश्चन रहेगा आपका कि ये जो ब्लैक विंडो है ये आपको चालू करने या इसको देखने की नीड है या नहीं है। नहीं है, इसको कभी भी आपको ऑन नहीं रखना है। इसको आप सिंपली यहाँ से इसको बंद कर दीजिए, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, दोबारा आपको ओपन करने की इसको ज़रूरत नहीं है। वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन कभी भी आपको, अगर आपने कभी बिजी का पासवर्ड वगैरह कुछ चेंज नहीं किया, तो इसको दोबारा वो ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। वो सब कुछ जो है आपके सिस्टम के अंदर बैकग्राउंड में ही चलेगा। मॉर्निंग में जैसे आपका सिस्टम ऑन होगा, वो ऑटोमेटिकली जो है EXE वो बैकग्राउंड के अंदर रन करेगी। यानी आपको कुछ भी, हाँ, अगर आपको ये देखना है EXE के लॉग वगैरह चेक करना है, तो एक चीज़ बता देता हूँ मैं, आप यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप लिखिए यहाँ पे CMD लिखने के बाद में आपको PM2LS, आप जैसे ही PM2LS लिखेंगे तो ये एप्लीकेशन का स्टेटस आ गया कि एप्लीकेशन आपकी ऑनलाइन है। अगर सपोज करिए आपको एप्लीकेशन बंद करना है, तो आपने डाला PM2 स्टॉप ऑल, ठीक है।
एप्लीकेशन आपकी स्टॉप हो गई। लेकिन ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन जो स्टॉप हुई है वो सिर्फ टेम्परेली हुई है, यानी देन अगर सिस्टम ऑटोमेटिकली वो होगा रीस्टार्ट होगा तो वो ये जो है ऑटोमेटिक फिर से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैं PM2 लिस्ट, ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे स्टॉप दिखा रही है। आपको अगर इसको स्टार्ट करना है PM2 स्टार्ट, और अगर आप करेंगे तो एप्लीकेशन जो है यहाँ पे ये स्टार्ट हो गई। अब आप चाहते हैं कि ऑटो स्टार्टअप से भी आपको इसको डिलीट करना है कि हमारा जो सिस्टम स्टार्ट हो तब भी ये एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हो, तो सिंपली टाइप करिए PM2 डिलीट ऑल, एंड देन ठीक है। अब हो गया कि इन्वायरमेंट से जो है वो EXE अभी डिलीट हो गई। तो अगर हम यहाँ पे PM2 ls अगर मैं दोबारा करता हूँ तो यहाँ पे कोई एप्लीकेशन नहीं आएगी। PM2 अगर मैं लिस्ट भी करता हूँ तो यहाँ पे कोई एप्लीकेशन नहीं आएगी। अब जो है एप्लीकेशन वो दोबारा स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक बार डिलीट कर दिए और दोबारा अगर आपको स्टार्ट करना है तो सिंपल PM2 स्टार्ट। लेकिन यहाँ पे अभी PM2 स्टार्ट काम नहीं करेगा क्योंकि जो एप्लीकेशन है वो तो इन्वायरमेंट से डिलीट कर दी। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो टर्मिनल है इसको क्लोज करना है, अगेन जाना है आपको इस वाले फोल्डर के अंदर, देन आपको जो टर्मिनल है वो यहाँ पे ओपन कर लेना इसी लोकेशन पे, और आपको टाइप करना है PM2 स्टार्ट server.js एंड हिट इंटर। एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन आ जाएगी। लेकिन ये एप्लीकेशन सिर्फ टेम्परेरी है, अगर आप सिस्टम रिस्टार्ट करेंगे तो दोबारा नहीं चलेगी। इसके लिए आपको इसको दोबारा इन्वायरमेंट में सेव करना होगा। तो PM2 सेव एंड देन हिट इंटर। अभी ये क्या है, एप्लीकेशन जो है ये वापस जो है डंप फाइल के अंदर सेव हो गई है। तो दोबारा आप इसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं पूरे PM2 के इन्वायरमेंट में। बाकी अगर आपके कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल मेरी टीम को फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।